मुख्य वक्ता आज के श्री शोभित माथुर जी को आमंत्रित करने का। रघुनंदन जी ने बहुत ही तारीफ की और मैं आपका बायोडाटा भी देख रहा था, तो बहुत सी उपलब्धियां आपकी हैं। आपने अनेक शैक्षणिक उपलब्धियां भी हासिल की हैं। आप आईआईटी मुंबई से बीटेक और एमएस हैं और उसके अलावा आपने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया है। इसके अलावा बहुत सारे इनोवेशन आपने किए हैं, कई हिंदू संगठनों से जुड़े हैं, यूथ फॉर सेवा के प्रमुख हैं, विजन इंडिया फाउंडेशन आपने स्थापित किया है। शायद मैं ज़्यादा परिचय नहीं बताऊं, आपकी वाणी आपका परिचय ज़्यादा देगी, तो आप आमंत्रित हैं अपने महत्वपूर्ण विचारों के लिए और अपने नवाचारों के लिए। कृपया आएं। और अब पहले मैं बता चुका हूं कि कुलपति हैं आप ऋषिहुड विश्वविद्यालय के। धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और सभागार में सभी विद्वानजन को मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं आपका आभारी हूँ और कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा आप सबके बीच में आकर मेरा विषय रखने के लिए, क्योंकि शायद सभी से मैं छोटा हूँ उम्र में, तो जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से मैं कुछ बताऊँगा। रघुनंदन जी ने बहुत बताया कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी और उसका एक्सपेरिमेंट, तो उसी पर मैं अपना विषय रखूंगा और लिमिटेड टाइम में अपनी बात रखूंगा कि कैसे हम इस निष्कर्ष पर आए कि ऐसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए और उसका जो अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमने क्या सीखा है और हम आगे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हमने कई बात करिकुलम के बारे में बात की है, IKS इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन इस सिंपोजियम का विषय भी रहा है, पर अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम कैसे बनाएं, इस पर एक्चुअली उतनी चर्चा होती नहीं है देश में कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे, पर्टिकुलरली जैसे हम चाहते हैं कि IKS बेस्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं प्राइवेट सेक्टर में। ऑफकोर्स सरकार का तो अपना काम है ही। मैंने मेरी मास्टर्स की पढ़ाई यूनाइटेड स्टेट्स में की है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल में, और उस समय संघ से परिचय हुआ तो मैंने कई सारे बाकी इंस्टीट्यूशंस जो US में है उसमें मेरा प्रवास था। तब मैंने देखा कि एक्चुअली अगर हम बताएं कि यूनाइटेड स्टेट्स का स्ट्रेंथ क्या है तो इट इज़ इंस्टीट्यूशंस। यूरोप में भी यही रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस कैसे, जिनके कारण जो आज हम बताते हैं कि सुपर पावर्स हैं वो कैसे बने, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में कैसे बनेंगे। फिर से हम नालंदा तक्षशिला की बात करते हैं, तो आज के संदर्भ में अगर हम सोचें कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस हम फिर से कैसे बना सकते हैं, तो ये मेरा काफ़ी समय से ये रहा है कि ऐसे हम भारत देश लौट कर ऐसा कुछ बनाएं। तो 2009 में जब मैं वापस लौटा भारत देश, तो समय उतना भारत के बारे में जानकारी थी नहीं, तो कई सारा प्रवास हुआ, कई जगह पर गया। यूथ फॉर सेवा ऐसी संस्था मैंने शुरू की। वहाँ पर मैंने नोटिस किया, जैसे अभी मुरली मनोहर जी ने भी बताया कि एजुकेशन समहाउ हम जो उसके ग्रेजुएट्स हो रहे हैं काफ़ी डल्ड है। मतलब किसी को, मतलब एजुकेशन ऐसा एक सेक्टर है जिससे सभी कुछ ना खुश है। एक पेरेंट्स खुश नहीं है, टीचर्स खुश नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं है, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स तो खुश है ही नहीं, तो और समाज भी खुश नहीं है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। हमारे टैक्स पेयर्स मनी हम यूज़ कर रहे हैं बट उसमें आउटकम कुछ आ नहीं रहा है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की जब मैंने यूथ फॉर सेवा जो संस्था शुरू की, कि सभी लोग को समहाउ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का बहुत इंटरेस्ट है। तो कई सारे यंग प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स आते थे और वॉलंटियरिंग अपना टाइम देते थे कि समाज सेवा में लगे और कुछ करें। तो ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था और मेरा थोड़ा बहुत ये जानने को आया कि दो एजुकेशन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट अभी भी वो इंस्टिंक्ट है युवाओं में कि जो जाकर कुछ देश को बदले। और ये एक्चुअली बहुत कुछ देखने में आया तब, जैसे अभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट था, या फिर जब मोदी जी का कैंपेन था, कि कई सारे लोग, पहली बार मैंने एटलीस्ट मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में देखा कि मिडिल क्लास बाहर आकर समाज को बदलना है, व्यवस्था को बदलना है, ये लेकर बाहर निकले। तब तक पर्टिकुलरली सबका विषय ये था कि मतलब पढ़ाई करो, नौकरी लो, अगर देश में कुछ मिल जाए तो यहाँ रहना वरना बाहर चले जाना, ऐसे ही सभी का फोकस था। बट नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, समाज को बदलना है। मिडिल क्लास पहली बार मुझे लगा है कि पिछले डेकेड में 2012-2014 के बीच में बाहर आया था। पर उसके बाद हुआ ये था कि लोग उसको आगे कैसे, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें,
इस पर हमें मतलब हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। तब मैं और मेरे कुछ मित्र आईआईटी दिल्ली के, आईआईटी बॉम्बे के, हम सब मिलकर एक विजन इंडिया फाउंडेशन ऐसा हमने शुरू किया कि हाउ टू एंगेज यंग पीपल इनटू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो हमें लगा कि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक एंड इंटरेस्टिंग एंट्री पॉइंट है, क्योंकि लोगों में है इंटरेस्ट कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है, और पब्लिक पॉलिसी और गवर्नेंस ऐसा विषय है जो सब लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ब्रॉडली ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट है, पर अभी तक लेफ्ट लिबरल्स का उस पर कुछ ऐसा ज़्यादा प्रभाव रहा नहीं है। तो हमने विजन इंडिया फाउंडेशन शुरू किया, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए। नेचुरली जब पब्लिक पॉलिसी कहते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, डेवलपमेंट आएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। तो बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज हमने पहले शुरू किए, जिसके कारण कई सारे यंग लोग हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू गए हैं। कुछ लेवल पर मतलब नॉन प्रॉफिट्स में काम किया, सरकार के साथ कंसल्टिंग रोल्स में काम किया, रिसर्च थिंक टैंक्स में काम किया, और अभी भी 2000 प्लस लोग ऐसे हैं जो विश्व भर में हमारे एलुमनाई ऐसे इन विषयों पर काम कर रहे हैं। तो टिपिकली एक यूनिवर्सिटी की अगर लाइफ साइकिल देखें तो यूजुअली डिग्री प्रोग्राम्स पहले शुरू होते हैं, उसके बाद मतलब पहले अंडर ग्रेड, फिर पोस्ट ग्रेड, पीएचडी, फिर शायद फाइनली कोई एग्जीक्यूटिव एजुकेशन या नॉन डिग्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करते हैं। हमारा एक्चुअली जर्नी उल्टा रहा है। हमने पहले सर्टिफिकेट और नॉन डिग्री प्रोग्राम से शुरू किया, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी थे नहीं उस समय। उसके कारण काफ़ी हमारा नेटवर्क देश भर में फैला, कई लोग हमें जानना शुरू किए कि हम ऐसा कुछ करते हैं, और शायद अपनी विचारधारा से पहला ऐसा कुछ अटेम्प्ट था कि पॉलिसी और गवर्नेंस मैटर्स में हम यंग लोग को ट्रेन करें। तो उस समय हमने कुछ और इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली स्टडी किए। एक मत्सुशिटा इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट जापान में, शायद विश्व का ओनली इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक लीडरशिप पर फोकस्ड है, कि जो हम तक्षशिला में देखते हैं जो हुआ था उस समय, आज के संदर्भ में ग्लोबली शायद मत्सुशिटा इंस्टीट्यूट, फाउंडर ऑफ पैनासोनिक, जिन्होंने पैनासोनिक के जो फाउंडर थे, उन्होंने ऐसा एक इंस्टीट्यूट बनाया कि जापानीज इथॉस से हम लीडर्स कैसे क्रिएट कर सकें। तो 40 साल पहले वो इंस्टीट्यूट हुआ था, और अभी उनके कई सारे अच्छे ग्रेजुएट्स निकले हैं जो, और मैं खुद जापान जाकर उनको स्टडी किया। उनके कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, मेयर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कई सारे कॉर्पोरेट बिजनेस लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स उनके इंस्टीट्यूट से निकले हैं पिछले 40 साल में। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूट हम फिर से भारत देश में बना सकते हैं क्या, जो भारतीय ज्ञान परंपरा बेस्ड हो और यहाँ से ऐसे लीडर्स निकले। तो ये फिर हमने कई सारा डिबेट किया, डिस्कशन किया, और हमारा विजन थोड़ा और क्लैरिफाई हुआ कि कैसे बनाए। तो मोस्टली हायर एजुकेशन का फोकस आज भारत देश में अगर है तो टिपिकली गुड एजुकेशन, गुड प्लेसमेंट्स यहीं तक सीमित है, पर उससे बात बनेगी नहीं, उसके आगे सोचना पड़ेगा। तो हमारा पर्टिकुलर फोकस एट ऋषिहुड यूनिवर्सिटी ऐसा है कि व्यक्ति निर्माण, और ऋषिहुड का जो पर्पस भी है, ऋषिहुड एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर्स में से आता है कि पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ मैन इज रीचिंग द स्टेट ऑफ बीइंग अ ऋषि, दैट इज ऋषिहुड। तो ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ से आता है। तो व्यक्ति निर्माण, विचार निर्माण, व्यवस्था निर्माण, और उससे राष्ट्र निर्माण। तो ये हमारा इन जनरल एक ट्रैजेक्टरी या एक थियरी ऑफ चेंज बोलते हैं ना, तो हम ये लेकर चलते हैं। तो ऑफकोर्स गुड क्वालिटी एजुकेशन जो व्यक्ति निर्माण का काम है वो बहुत ज़रूरी है। विचार निर्माण इज थॉट लीडरशिप पोजीशन, की रिसर्च जो हम ऐसा कैसा रिसर्च कर सकें जिससे कि सोसाइटी का नरेटिव और थिंकिंग बदल सकते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ पे काम करती है, रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ कम है, उसमें भी बहुत ऐसा विचार निर्माण करना जिससे कि नरेटिव बदले। तो ये था थर्ड, और शायद आई थिंक कोई है नहीं इस यूनिवर्सिटी देश में जो व्यवस्था निर्माण की बात करती है, जो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यूनिवर्सिटीज़ से ऐसे लोग निकल सकते हैं क्या कि अगर अगली बार जब कमेटी बैठेगी, राइट, एनईपी डिज़ाइन करने के लिए, कि उसमें हमारे ग्रेजुएट्स हो, हमारे फैकल्टी हो, उसी उद्देश्य से यूनिवर्सिटी बने कि अल्टीमेटली हमारा स्केल हमारे ग्रेजुएट से ना आए, बट हमारे थॉट और हमारे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन से आए। तो व्यवस्था निर्माण फोकस्ड यूनिवर्सिटी, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे हम सोचकर निकले हैं कि ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में ऐसे अच्छा एजुकेशन, अच्छा रिसर्च, इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी एंड इवेंचुअली नेशन बिल्डिंग। तो ये फोकस रहा है। नाउ अभी ऋषिहुड यूनिवर्सिटी का फोकस क्या हम सोचते हैं कि हमारे ग्रेजुएट्स में हो, और क्या आज एजुकेशन में मिसिंग है।
तो हमने 3 एट्रीब्यूट्स हमारे स्टूडेंट्स के होने चाहिए, ऐसा हमने सोचा है। जिज्ञासा, चिकीर्षा और आनंद। तो तीनों मिसिंग है आज के एजुकेशन में हमारे मानने में। एक तो जिज्ञासा, दैट इज क्यूरियोसिटी टू लर्न। वो गिवन अपने क्लासरूम के सर्कमस्टेंसेस जैसे पढ़ाया जाता है, तो एक क्यूरियोसिटी सीखने का, लर्निंग की एक लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी वो नहीं है। तो ये कैसे इंस्टिल करें हम स्टूडेंट्स में? तो एक यूनिक एक पेडागोजिकल एक्सपेरिमेंट हम ट्राई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी कोर्सेज में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें डिप्लोमेसी सिखानी है, राइट, तो अगर हम रैदर देन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 4 उपाय बताए हैं उससे शुरू करना, एक ग्लोबल चैलेंज लें क्लासरूम में और वो स्टूडेंट्स में ओपन अप कर दें। फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, तो हम ऐसा एक टॉपिक क्लासरूम में लें और स्टूडेंट्स में ऐसी चर्चा करें कि इसका क्या उपाय हो सकते हैं, हाउ टू एड्रेस दिस इश्यू। नेचुरली बात करते करते ऐसे आएगी कि कोई डिप्लोमेसी इज़ अ टूल, एग्रेशन इज़ अ टूल, कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन नेचुरली ये बताना है कि ये 2000 साल पहले कौटिल्य ने ऑलरेडी अर्थशास्त्र में कहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज साम, फिर दान, फिर भेद, फिर दंड, राइट। तब हमने ये नोटिस किया है कि बच्चों में एक इमेंस क्यूरियोसिटी आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो करंट ग्लोबल चैलेंजेस है और जितना लिमिटेड पर्सपेक्टिव वेस्टर्न स्कॉलर्स में रहा है, उससे मोर एडवांस्ड पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ कई हजार साल पहले किसी ने ऑलरेडी बताया है। तो हमने वैसा एक रिवर्स्ड अप्रोच लिया है। रादर देन कि क्लासरूम में सीधे अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू करें, एक चैलेंज लेकर वेस्टर्न मॉडल्स का लिमिटेशन बताना, फिर बच्चों को मोटिवेट करना कि और डीपर सोचे, और फिर बताना कि इसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारी ज्ञान परंपरा में रहे हैं। उससे हमने नोटिस किया है कि बच्चों में दो जो हम जिज्ञासा बोलते हैं कि टुवर्ड्स अवर नॉलेज सिस्टम्स उभर कर आई है। सेकेंड एट्रीब्यूट हम चाहते हैं हमारे ग्रेजुएट्स में हो इज चिकीर्षा, दैट इज करेज टू एक्ट। टिपिकली एजुकेशन, और अगर आज बोलेंगे मोर लिबरल आर्ट्स बेस्ड एजुकेशन, नॉलेज के बाद पूरी एनर्जी डिसिपेट होती है डिबेट में। तो डिबेट बहुत होता है, बट द विलिंगनेस टू एक्ट और उस नॉलेज को एक्शन में डालना बहुत कम दिखता है। कितने लोग समाज में जाकर उस नॉलेज को एक्शन में देते हैं? तो ये चिकीर्षा जो कहते हैं, ये कैसे हमारे ग्रेजुएट्स में आए। फॉर एग्जांपल हमारा एक 1 ईयर कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पब्लिक लीडरशिप में, उसका ऑलमोस्ट 50% कॉम्पोनेंट इज फील्ड बेस्ड। तो आपने जो क्लासरूम में सीखा है उसको जाकर आप फील्ड पर अप्लाई करो और फिर वापस आओ और बताओ कि आपने क्या सीखा है, और फिर जाकर फील्ड पर उसको अप्लाई करो। तो काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड और क्लासरूम कि ऑलवेज नॉलेज शुड रिजल्ट इन सम एक्शन, कि आप जाकर इसको कैसे आप समाज में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे हम एक यूनिक पेडागोजी क्रिएट करने की कोशिश जारी है कि कैसे नॉलेज एंड एक्शन को कंबाइन करें। एंड थर्ड थिंग इज आनंद। तो अभी यंग लोग से मिलकर ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कोई डीप सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या आनंद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अगर वो जॉय और वो आनंद है ही नहीं तो मतलब जीने का मतलब क्या है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो अभी दिखता है इन मेंटल डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज कई सारे हैं, जबकि सब कुछ है कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, फिर भी वो जॉय ऑफ लिविंग नहीं है। तो वो कैसे लेकर आए उसमें? तो लर्निंग विल नॉट हैपन ओनली इन क्लासरूम। कैंपस कल्चर ऐसे बन सकता है क्या कि वो जीने का आनंद आए, लिविंग और लर्निंग साथ में हो सकता है क्या? तो उस कारण हमने कॉन्शियसली ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को एक 100% रेसिडेंशियल कैंपस चूज किया है कि यहाँ पर डे स्कॉलर्स नहीं होंगे, लर्निंग विल हैपन ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, और लिविंग एंड लर्निंग विल हैपन टुगेदर। तो और बहुत ही यूनिक पोजीशन उसके लिए क्रिएट किया है ऑफ अ डीन कल्चर। यूजुअली हम डीन स्टूडेंट वेलफेयर सुनते हैं या डीन स्टूडेंट अफेयर सुनते हैं, बट अ पोजीशन दैट इज क्रिएटेड यूनिकली ताकि कैंपस कल्चर बिल्ड हो इन द राइट वे। और डॉक्टर संपादन मिश्रा यहाँ बैठे हैं, वो उसके फर्स्ट डीन कल्चर ऐसा पोजीशन दिया है और उस पर अभी काम जारी है कि ये कैंपस कल्चर कैसे बने। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि IKS इन मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिर्फ करिकुलम और पेडागोजी तक सीमित नहीं है, उसको हम कंप्लीटली इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। तो वो यूनिवर्सिटी के विजन में कैसे आ सकता है, यूनिवर्सिटी के कल्चर में कैसे आ सकता है, करिकुलम डिज़ाइन पेडागोजी तो है ही, राइट। तो उस कारण ऐसे हमने एक यूनिक तरीके से बनाया है। फैकल्टी ऑफ कोर्स बहुत ही कॉन्शियसली चूज़ करना होता है, और वैसे फैकल्टी ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी तक थोड़ा हमारा अप्रोच ठीक रहा है कि जब जो हम चूज़ कर पाए,
पर टिपिकली फैकल्टी का मोटिवेशन जैसे मैंने देखा है, और मैं कंप्लीट लैटरल एंट्रेंट हूँ, मैं तो मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पर्सन जो एकेडेमिया में आऊँ, यहाँ पर मोटिवेशन टिपिकली टीचिंग और शायद कुछ रिसर्च पॉइंट्स प्रमोशंस के लिए ऐसा रहता है। बट टीचिंग, रिसर्च और कंसल्टिंग साथ में कैसे हो सकता है? तो हम चाहते हैं कि जो वो तीन चीज़ें हैं, व्यक्ति निर्माण, विचार निर्माण, व्यवस्था निर्माण, ये साथ में कैसे हो सकता है और फैकल्टी इसको कैसे करें। तो हमारा जो अप्रेजल प्रोसेस है, जिससे हम फैकल्टी का मतलब अप्रेजल करते हैं कि कितना आपने जो रिसर्च किया है वो सोशली इम्पैक्टफुल है, कितना आपने एक्चुअली सरकार के साथ या अदर एजेंसीज के साथ काम करके आपके आइडियाज़ को एक्शन में लेकर आए हैं, उसके कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो ऐसा एक बहुत ही यूनिक फैकल्टी अप्रेजल प्रोसेस बनाने की कोशिश है। जब शायद वो इम्प्लीमेंट होगा और होगा तो हम डेफिनेटली उस पर कोई वाइट पेपर्स भी रिलीज़ करेंगे। लास्ट बट सॉरी, और शायद सबसे ये नहीं है कि उसका गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसे होगा। आई थिंक हमने उस पर भी बहुत विचार करना है कि एक्चुअली अगर हम कई बार गुरुकुल मॉडल के बारे में बात करते हैं, बट अगर गुरुकुल मॉडल को आज के ज़माने में अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लाना है तो इंस्टीट्यूशंस कैसे गवर्न होंगे? टिपिकली मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अभी आर फैमिली रन बिजनेसेस, राइट? फैमिलीज उसमें पैसा डालते हैं, फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस है। पर ऐसा तो हमारा कभी मॉडल था नहीं, राइट? समाज ने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं, तो हाउ कैन वी मेक समथिंग दैट इज सोसाइटी ड्रिवन इंस्टीट्यूशन? तो उसमें थोड़ा बहुत अटेम्प्ट ऋषिहुड में हम इसे ट्राई कर रहे हैं। कलेक्टिव फिलॉन्थ्रफी बोलते हैं कि एक फैमिली या एक इंडिविजुअल, एक बिजनेस हाउस उसमें पैसा नहीं डालेंगे, बट कई सारे फाउंडर्स मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। और सिर्फ फिलॉन्थ्रफिस्ट या फाउंडर्स जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किए ये नहीं, कैन वी ब्रिंग थॉट लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, सोशल लीडर्स एज अ पार्ट ऑफ द फाउंडर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी? तो अभी हमारे यूनिवर्सिटी में ऑफकोर्स फिलॉन्थ्रफिस्ट तो है ही, कई सारे थॉट लीडर्स है, लाइक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिसका नाम आप सब जानते ही हैं, जो मतलब मीडिया एंड आर्ट के उसमें काफ़ी फेमस है। स्पिरिचुअल लीडर्स अपने गायत्री परिवार से चिन्मय पांड्या जी वैसे है, इस्कॉन से कई सारे अदर लोग इसे इन्वॉल्व है। तो स्पिरिचुअल लीडर्स, सोशल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, थॉट लीडर्स सब मिलकर एक फाउंडिंग बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड अ बोर्ड ड्रिवन यूनिवर्सिटी। कई बार इट इज़ फैमिली ड्रिवन यूनिवर्सिटी। तो ये एक अटेम्प्ट रहेगा काफ़ी यूनिक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का कि कैसे एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर हम गुरुकुल मॉडल आज यूनिवर्सिटी मॉडल में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कैसे होगा। तो ये हमारा अटेम्प्ट रहा है अभी तक। आगे जाकर कई सारा जो है यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है कि अपना करिकुलम कैसे हम लेकर आएँ, उसको कैसे यूनिकली ऑफर करें, उसको हम स्टूडेंट्स तक कैसे उसमें वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करें कि वो ऐसी नॉलेज को एब्जॉर्व करें और लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ये सब काम जारी है। ऑफकोर्स NEP काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, क्योंकि कई सारी ये चीज़ें रिफॉर्म्स जो पहले ड्यू थे अभी हम कर सकते हैं। अगले साल से आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जो एक काइंड ऑफ अ लिबरल एजुकेशन मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं। और अभी UGC के गाइडलाइंस भी है कि पहले 3 सेमेस्टर कॉमन फाउंडेशन कोर्स रहेगा। तो अभी हमारे एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कॉमन फाउंडेशन कोर्स, जब ऑफर लेटर जाएगा स्टूडेंट्स को, वो किसी भी डिग्री के लिए नहीं जाएगा, इट इज़ फॉर द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम या डिग्री के लिए नहीं मिला है। आप आएंगे, एक कॉमन फाउंडेशन कोर्स करेंगे, उसके बाद आपका मेजर आप चूज करेंगे। और वो कॉमन फाउंडेशन कोर्स हम चाह रहे हैं कि जितना हो सके IKS बेस्ड हो, ताकि व्यक्ति को और जो स्टूडेंट आया है उसको अपना स्वभाव और अपना स्वधर्म समझ में आए, उसके थ्रू वो अपना मेजर चूज करें। तो हमारा फाउंडेशन कोर्स हम ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं कि लोग खुद के बारे में जानें और उसके बेसिस पर चूज करें। अगर ये एक्सपेरिमेंट वर्कआउट होता है और तब नेचुरली जो स्टूडेंट्स निकलेंगे बाहर, होपफुली ऐसे निकलेंगे जो मतलब हम सब सोच कर लगेंगे कि यार हाँ, इनसे अपना देश निर्माण हो सकता है। पर ये काम अकेले नहीं होगा, इसमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। और NIOS, अपने AICTE, विद्या भारती, हम इन सबके साथ और जो यहाँ पर है सबके साथ हम काम करना चाहेंगे। और ऋषिहुड जो एक्सपेरिमेंट है, और जैसे रघुनंदन जी ने भी बताया कि हम ये कोई घमंड नहीं है कि हम देश की समस्याएं सॉल्व करेंगे। हम बस एक मॉडल बनना चाहते हैं जो कई सारे लोग उसको लेकर इंस्पायर होकर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह पर इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा स्केल हमारे स्टूडेंट्स या हमारी यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, हमारा स्केल आएगा कि ये मॉडल कई जगह पर यूज़ हो, रेप्लिकेट हो, और ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस देश में बने जिससे भारत देश का निर्माण फिर से हो सकता है। धन्यवाद, नमस्ते।
बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब। आपके भाषण के बाद टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक दो बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। पहली बात तो जो आपके भाषण से समझ के आया, एक भ्रम पैदा किया गया है कि नई पीढ़ी परंपरा को नकार रही है। आपने उस मान्यता को एक तरह से दरकिनार किया है और यह बताया है कि अगर नई पीढ़ी नए तरीके से भारतीय परंपरा को लेकर आती है तो उसमें भी नवीनता है, उसमें भी ताजगी है। और एक मॉडल आपने जो रखा है, मैं चाहूँगा कि स्कूल लेवल पे भी आप काम करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आपने जो मॉडल बनाया है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, पब्लिक पॉलिसी को किस तरह से नए तरीके से सामने लाना है, और सरकार ने भी आपके मॉडल को मान्यता दी है, ये भी काबिल तारीफ़ है। तो हम चाहेंगे कि हम लोग भी मिलकर आपके साथ काम करें, और बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आती है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग आग कहीं आग लेकिन आग होनी चाहिए। इस तरह से पंक्ति है कि किसी के सीने में तो आग हो, तो नई पीढ़ी को आप लेकर चलें और इस मॉडल को पूरे देश में फैलाएं, यही आपसे आग्रह होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समय काफ़ी हो चुका है, तो मैं बहुत संक्षेप में औपचारिक रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने जिनकी साधना और जिनकी तपस्या से हम सभी परिचित हैं और हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है और हर बार कुछ नई बातें बता कर जाते हैं। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं महोदय आपके प्रति। मैं विशिष्ट अतिथि मुरली मनोहर जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने अनुभवों से हमें बहुत सारी बातें बताईं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे रघुनंदन जी, उनको हम गेस्ट मानते नहीं हैं, वो हमारे साथ ही हैं, हमेशा साथ रहते हैं और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे भी जो नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयाम हैं उस पर हम काम करते रहेंगे। मैं NIOS की अध्यक्ष महोदया का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी हमेशा प्रेरणा रहती है कुछ नया करने की। हमारे सभी विभागाध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग नए नए कार्य कर रहे हैं। और विशेष रूप से निदेशक शैक्षिक का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की संरचना की और हमें मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है और आगे पाठ्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें किस तरह से इसको शामिल करना है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं अपने फैकल्टी, एकेडमिक फैकल्टी, जिनके सौजन्य से ये सारा कार्य हो रहा है, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और विभिन्न विभाग, मीडिया विभाग है, कंप्यूटर इकाई है, इन सभी का धन्यवाद। और अंत में धन्यवाद जो पूरे देश से पधारे हुए विद्या भारती के प्रतिनिधि और पदाधिकारी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी आसमां बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।